फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। ठीक है, आज हम ऐसे कायदे से हम आज एक डे टू डे करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले थे, बट इसमें एक दो इशू बहुत ही जटिल है, समझे ना। तो उसको बहुत अच्छे से समझाना है तुम लोग को। यही रीज़न है कि डे टू डे करंट अफेयर्स को ड्रॉप कर दिए। ठीक है, क्योंकि एक इशू आएगा तुम्हारा स्पेशली 239, उसमें है इकोनॉमिक्स अच्छा खासा इन्वॉल्व है, समझ गए। तो देखो आज का फर्स्ट टॉपिक 237 टमाटोज। देखो कितना महंगा हो गया टमाटर, सही बात है ना। क्या इसके पीछे लॉजिक है, इतना महंगा क्यों हो गया। और जो मिडल मैन है स्टूडेंट, जो बीच में बिचौलिया लोग हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन असिमेट्री का खूब फायदा उठाता है। क्या होता है इन्फॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब कि तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि रियल इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पा रहा है सरकार के पास, समझे, पॉलिसी मेकर्स के पास। और इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो लॉजिस्टिक का डेवलपमेंट होना चाहिए था, है ना, टमाटो के लिए, पोटैटोस के लिए, ओनियंस के लिए, वो नहीं हो रहा है भारत में। और इस चीज़ का मिडल मैन बहुत फ़ायदा उठाता है और वो पैसा इकट्ठा करता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई हो रहा है। देखते हो टमाटर का दाम 100 रुपया प्लस है अभी, इफ़ आई एम करेक्ट, है ना। तो देखो ये हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आंकड़ा के साथ समझेंगे इस चीज़ को। 238 देख लो, देखो कितना इंपॉर्टेंट है अफ्रीका, है कि नहीं बताओ तो। अफ्रीका इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और यदि पूरा दुनिया में देखोगे ना तो वर्ल्ड में बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री है, इंक्लूडिंग चाइना, रसिया, सब इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने आप को अफ्रीका के साथ। तो वाई नॉट इंडिया। इंडिया उतना ज़्यादा सिनर्जी नहीं दिखा रहा है जितना दिखा सकता है, जितना कॉपरेट कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा एडिटोरियल्स आया है जहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है कि अफ्रीका के साथ ना एक सिनर्जी टाइज होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए, एक अच्छा ट्रेड रिलेशन होना चाहिए। देखो ना, अभी $100 बिलियन का भी नहीं हुआ है, $98 बिलियन का ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों जोड़ के। ये पोटेंशियल से बहुत बिलो है, पोटेंशियल से बहुत बिलो है। एंड वही तुम चाइना देखो, चाइना कितना आगे निकल गया है। चाइना का वहाँ पे भी बहुत बड़ा फोड़े है स्टूडेंट, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अफ्रीका में। तो कैसे हैं, क्या है, सभी चीज़ समझेंगे इस एडिटोरियल में। 239 देखो, क्या हमारा भारत का करेंसी कभी इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। ठीक है, तो अभी तो नहीं बन सकता है। एक तो हमारा करेंसी सॉफ्ट करेंसी है, और जिस हिसाब से कल तुम लोग को डे टू डे करंट अफेयर्स में बताया गया था, वेपनाइजेशन ऑफ करेंसी, हाँ, स्विफ्ट मैकेनिज्म को बंद करवा दिया गया वेस्ट के द्वारा। तो इसकी वजह से रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा। और ये सैंक्शन का फल क्या हुआ कि स्विफ्ट मैकेनिज्म, हाँ, स्विफ्ट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ना कि डॉलर टू डॉलर आपको ट्रांजेक्ट करना है एक बैंक से दूसरा बैंक, तो स्विफ्ट मैकेनिज्म के बेस पे होता है। अब जैसे ही रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा है तो स्विफ्ट मैकेनिज्म से उसको हटा दिया गया। अब इंडिया के लिए दिक्कत, बाकी कंट्री के लिए दिक्कत, कैसे ट्रेड करें दोनों के बीच में। तो चलो वोस्टो और नोस्टो अकाउंट तो खुल गया, मगर हम जानते हैं कि दोनों के ट्रेड में 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है दोनों, और उसमें 43 बिलियन तो हम इंपोर्ट करते हैं रसिया से, और अन्य 3 to 4 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो 40 to 41 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट है, क्यों रुपया मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जाके उधर दुबई में वो है ना अरब वाला पैसा उसको देना पड़ता है, या रिनमिनमी में देना पड़ता है। बात याद है ना ये सभी चीज़, बिल्कुल ये सब इशू पुराना इशू है, बट इसमें कनेक्ट करना होगा ये सब चीज़ को। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपना करेंसी उसी कंट्री में आप प्रमोट कर सकते हैं यदि आपका ट्रेड पैरिटी में गैप ना हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग बराबर है तो कर सकते हो, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट बन सकता है। आरबीआई ने तो ये भी बोला कि 18 कंट्रीज के साथ हम इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे। खाली बोलने से नहीं होता है ना, दोनों कंट्री के बीच में कितना ट्रेड पैरिटी है, डेट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब मान लो कि उतना रसा तुम्हारा क्या है, रसा क्या करेगा बाबू 40 और 41 बिलियन डॉलर का रुपीज़ लेके। ऐसे भी इंडियन करेंसी है, बाहर तो एक्सेप्ट होगा नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको फिर हमको डॉलर दूसरी जगह से देना पड़ता है, हमको दुबई का करेंसी देना पड़ता है, हमको रिनमिनमी देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत का जो रुपी है वो इंटरनेशनल रुपी बन सकता है, इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। तो ये सबसे खतरनाक एडिटोरियल है, समझे, बहुत ही तगड़ा एडिटोरियल है ये। इसको समझने में ना मेहनत लगेगा और हमको समझाने में भी। 240 देखो, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक्स शुड बी इन ट्यून विथ इक्विटी, जस्टिस एंड फेयरनेस। देखो बच्चे लोग, COP 29 होने वाला है, 28 या 29 होने वाला है दुबई में, ठीक है ना। तो दुबई में होगा दिसंबर 2023 को।
तो उसमें बहुत सारे चीज़ फैसला लिए जाएंगे, जो अभी एक जस्ट एक रिपोर्ट आया है, उसी रिपोर्ट को वहाँ पे सौंपा जाएगा, और इंडिया ने भी कुछ उसमें एडिशन किया है, सो समझेंगे इसको, डिटेल में समझेंगे। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये, समझ गया ना। कल भी एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बताए थे ना तुम लोग को। आगे देखो, चलो टोमेटोज। हाँ, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different types of irrigation and irrigation system storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constraints, e-technology in the aids of farmers। ठीक है, ये हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 4 जुलाई को। अब देखो क्या है, उससे पहले थोड़ा समझते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ा डेटा समझते हैं। इसमें डेटा नहीं दिया गया है, बट तुम लोग को याद होना चाहिए डेटा वगैरह, सो याद करो। अभी जो हमारे पास रिसेंट डेटा है स्टूडेंट, हाँ 22-23 का ले लो या फिर 21-22 का ले लो, उसके आधार पे टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना होता है हमारे कंट्री में, लगभग 325 टू 330 मिलियन टन्स। उसके कंपैरिजन में हॉर्टिकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे कंट्री में। मतलब वही है, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है, हाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगभग हमारे कंट्री में 345 मिलियन टन्स होते हैं। ये चीज़ यदि लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, हम कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है, मैं बात समझो, ये आंकड़ा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या है। तो देखो स्टूडेंट, 325 से लेकर 330 तो हमारा क्या है, हमारे कंट्री का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है अनाज का, उससे कई गुना ज़्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। हॉर्टिकल्चर कितना है, लगभग 345 मिलियन टन्स। ठीक है, हाँ मिलियन टन्स। अब इसमें देखो क्या है, अब 345 मिलियन टन्स में 200 मिलियन टन्स बाबू केवल वेजिटेबल्स होता है, समझे, 200 मिलियन टन्स केवल वेजिटेबल्स है। अब वेजिटेबल्स में जो ये 3 प्रोडक्ट है, मैं दोहराऊंगा नहीं अब, ठीक है, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे ये चीज़। 200 जो मिलियन टन्स है वो वेजिटेबल्स है, और 200 मिलियन टन्स में जो 3 आइटम है, TOP, टोमेटोज, ऑनियन एंड पोटैटोज, ये कितना एरिया कवर किया, $100 मिलियन टन्स का। बात समझे, 200 मिलियन टन्स किसके लिए है बच्चे लोग, वेजिटेबल्स के लिए है। और 200 मिलियन टन्स में 100 मिलियन टन्स तो केवल टॉप प्रोडक्ट, टॉप मतलब टोमेटोज, ऑनियन और पोटैटोज। अब इसका भी फैक्ट कर लो, तो पोटैटो कितना है, 50 मिलियन टन्स लिखो, ठीक है, ऑनियन 30 मिलियन टन्स और 20 तुम्हारा टोमेटो है। हो गया, बन गया, एक बन गया अच्छे से डायग्राम। ठीक है, तो इस आधार में लेके चलो दिमाग में, अब कुछ मत पूछना कि क्या क्या कितना है, ठीक है, बता चुके हैं। अब ये हमारा क्या है, एक स्टैटिक्स है अबाउट योर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। देखो 8-12 समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री में। देखो एक ज़माना हुआ करता था स्टूडेंट, 20 साल 25 साल 30 साल पहले, टमाटो सब सीजनल मिलता था, समझे, सीजनल मिलता था, बीच में नहीं मिलता था। मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये जो 3 और 4 मंथ में मिलता ही नहीं था। हाँ टमाटो, और लोग का ज़्यादा डिमांड भी नहीं था, वो तो थैंक्स टू द हाइब्रिड। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस आया, तो उसके बाद वो मिलना शुरू हो गया उस मंथ में, मई के बाद अगस्त से पहले, बीच का 3 to 4 मंथ, समझे ना। क्योंकि इसका 2 सीज़न होता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, इसका 2 सीज़न होता है। तो बीच में एक गैप था, 20 साल 25 साल पहले नहीं मिलता था टमाटो बीच वाला एरिया में, मई टू प्रायर अगस्त से पहले, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन अगस्त होता है। अभी समझो इस बात को, बीच का पीरियड है, मैं बताऊंगा अच्छे से इसमें। और बस एक तो शुरू में पोटैटो का भी टमाटो का भी रहा ही नहीं है 20x7। बाबू इधर उधर मत देखो, सुनो अच्छे से। दूसरा क्या चीज़ है बताओ, दूसरा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक मतलब कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था नहीं है। देखते हो एक समय ऐसा भी तो आता है कि जो रियल आपका प्रोडक्शन वाला टाइम जब आता है टमाटो का, तो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि रोड में फेंका जाता है। इतना सस्ता होता है कि उसको बेचेंगे जाके ना तो प्रॉफिट ही नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करते हैं किसान लोग, फेंक देते हैं, सड़क पे ही फेंक देते हैं टमाटो को। इसका मतलब क्या, हमारे कंट्री में लॉजिस्टिक स्टोरेज फैसिलिटी कम है, बात समझे। और सबसे बड़ी बात है, टमाटर का तो हम बना तो दे बहुत कुछ, मगर लोग कितना स्वीकार करेगा इस चीज़ को। जैसे हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उतना वाइबल नहीं है जितना होना चाहिए। बाहर कंट्री में क्या है कि प्याज यदि है तो प्याज को दूसरे फॉर्म में ना, ग्रेडियंट्स फॉर्म में उसको बेच दिया जाता है, पिकल्स वगैरह बना के। पिकल्स तो हमारे कंट्री में बनता है, बट वहाँ पे क्या कि स्टोर करने के लिए मसाला वसा डाल के लंबा समय तक चला जाता है।
बट इंडिया में वैसा नहीं है। बात समझ रहे हो ना। एक तो लॉजिस्टिक पॉलिसी का कमी है हमारे कंट्री में, यानी कि लॉजिस्टिक मूवमेंट सबका, स्टोरेज व्यवस्था कमी है। और तीसरा क्या है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अब कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो खुद पता नहीं है, तो इस चीज़ का बिचौलिया लोग खूब फायदा उठाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यही मानसून। ये टेम्पोरल और स्पेशियल जो वेरिएशन हो रहा है, बताए थे उस दिन स्टूडेंट, टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन का मतलब क्या है। और टेम्पोरल मतलब कहीं पे भी ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब किसी मंथ में ज़्यादा बारिश हो जा रहा है, किसी मंथ में कम हो रहा है। मानसून में तो यूनिफॉर्म बारिश होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। स्पेशियल वेरिएशन का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश होता है, ईस्ट में ज़्यादा बारिश होता है, बीच में बारिश नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड स्पेशियल वेरिएशन। तो कहीं ना कहीं टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन की वजह से भी टमाटो का जो ग्रो होना चाहिए नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखो, यदि ठीक से बारिश नहीं हुआ तो टमाटर जो है तुम्हारा वो पानी के अभाव में ख़त्म हो जाएगा, और कहीं पे क्या कि इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि बाढ़ की तरह उबह जाएगा। यू सी द एक्सट्रीमिटी, दोनों एक्सट्रीमिटी है। तो इसलिए जो ग्रोथ होना चाहिए ग्रोथ नहीं हो पाता है। आर यू गेटिंग में, समझ गए ना। तो चलो इस चीज़ से हम समझते हैं, ये बैकग्राउंड था, इसको समझो। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आया है बैंक ऑफ बड़ौदा के, उस बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें कहा है कि अभी रिटेल टमाटो प्राइजेस लगभग तुम्हारा 40% गया है जून 2023 में। हाँ, लास्ट में तो उससे भी ज़्यादा ऊपर गया है स्टूडेंट। नाबार्ड, देखो नाबार्ड ने रिसेंटली क्या बोला है कि जो टॉप फैमिली यानी कि टमाटो, ओनियन और पोटैटो, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें ना टमाटो का जो प्राइजेस वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, ठीक है। और इसका वही मेन रीज़न क्या है, फार्मर्स ऑफन बेरिंग द ब्रंट ऑफ प्राइस क्रैश इन द विंटर मंथ में तो पूरा क्रैश कर जाता है, बहुत सस्ता हो जाता है। बात समझे, बहुत सस्ता हो जाता है, क्रैश हो जाता है। अ कॉमन फीचर ऑफ द टॉप क्रॉप इज डैट दे आर ग्रोन बेसिकली इन फ्यू स्टेट। देखो सबसे बड़ी बात है कि ये टॉप प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम स्टेट में ग्रो किया जाता है। और मान लो कि रेनफॉल ज़्यादा हो गया, कहीं पे हीट ज़्यादा हो गया या उसमें वेरिएशन आ गया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा ये। बात समझे, हर जगह टमाटो के लिए हर जगह ही एरिया सुटेबल नहीं है। बात समझे, टमाटो बहुत कम ही जगह पे या बहुत सेलेक्टिव जगह पे होता है। बस जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा भी हीट ज़्यादा आ गया, हाँ थोड़ा भी बारिश ज़्यादा हो गया तो काम बिगड़ सकता है, बट डिमांड तो उसका थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो किसी जगह पे यदि हो रहा है, मान लो उस जगह पे भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो कहाँ डिमांड का पूर्ति हो सकेगा। और जब डिमांड का पूर्ति नहीं होगा तो जाहिर सी बात है महंगा हो जाएगा सामान, क्योंकि मार्केट में जो भी सामान बिकता है वो सप्लाई और डिमांड चेंज के हिसाब से बिकता है स्टूडेंट। सामान कम है और डिमांड ज़्यादा है तो महंगा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। देखो इसलिए वो अब देखो यहाँ पे क्या, टमाटो इज़ पर्टिकुलरली हार्ड टू स्टोर और प्रिजर्व, बहुत मुश्किल है इसको स्टोर करके रखना, समझे। और यही रीज़न है कि हायर प्राइस वॉलेटिलिटी है, ठीक है। ओनियन का भी यही स्थिति है स्टूडेंट। तो आप देखो, यदि सोचने वाली बात है कि जब हार्वेस्टिंग ज़्यादा हो टमाटो का और हमारे पास यदि कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था होता उसको रखने का, तो ठीक है, जो जिस सीज़न में टमाटो नहीं ग्रोन होता है उस सीज़न में उसको निकाल कर हम बेचते हैं आराम से, और मार्केट तुम्हारा क्या बराबर रहता। बट ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था ही नहीं है हमारे कंट्री में, रेफ्रिजरेटर का व्यवस्था नहीं है जितना व्यवस्था होना चाहिए। वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का कमी है कंट्री में। बात समझ में आ रहा है ना सभी चीज़। यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान इधर उधर मत रखो, यहाँ पे रखो अच्छे से ध्यान। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, पूरा थ्रू आउट द ईयर होता है, मगर ज़्यादातर ये ग्रोन कब होता है, जून और अगस्त में, समझे, जून और ड्यूरिंग जून और अगस्त, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका रीज़न विद द मानसून। जैसे मानसून एंड कब आता है स्टूडेंट, उसमें थोड़ा गलत बता दिए, मई, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, ये 2-3 महीना नहीं होता। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, यहाँ से तुमको एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा, एग्जैक्ट स्टैटिक्स पता चलेगा। एक्चुअल में प्लांटिंग यानी कि ग्रोइंग सीजन कब शुरू होता है, जून और अगस्त में, जैसे ही मानसून का बारिश होता है, समझा। फिर अक्टूबर और नवंबर में होता है, रिट्रीव मानसून है वो, अक्टूबर नवंबर रिट्रीव मानसून है ना स्टूडेंट। हाँ, तो उस समय दोनों ही मानसून है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है, एक रिट्रीव मानसून है। बात समझो कितना क्लोज लिंक है। तो यानी कि क्रॉप साइकिल है स्टूडेंट, जो जून से अगस्त करोगे तो लगभग 4 महीना का क्रॉप साइकिल है ये। सही बात है ना। एंड द फर्स्ट फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग आफ्टर 60 और 70 डेज। और पहला जो स्टार्टिंग रहता है तुम्हारा, वो तुम्हारा लगभग 2 महीने के बाद रेडी हो जाता है वो हार्वेस्टिंग करने के लिए। एंड सब्सिक्वेंट फ्लशेस एवरी 7, उसके बाद 7-10 दिन के बाद फिर दूसरा तीसरा ऐसे होते चला जाता है, समझे। तो कहने का मतलब हमारे कंट्री में स्टूडेंट 2 ही सीजन है एक्चुअली टोमेटोज़ का। कौन सा सीजन है बताओ, एक सीजन जून से लेकर अगस्त तक है जब मानसून स्टार्ट होता है, और दूसरा सीजन अक्टूबर से लेकर नवंबर है। तो बीच में गैप हुआ ना, तो वो गैप, तो पहले के टाइम में वो गैप में नहीं मिलता था टमाटो,
समझे, इसलिए आदमी डिमांड भी नहीं करता था। बट बाद में क्या हुआ कि हाइब्रिड वाला जो टमाटो आया ना वो एडजस्ट कर लेता है किसी भी दूसरे मंथ में। तो यहाँ पे देखो सो द सप्लाई पिक्स अप, देखो वही बोल रहा है मिड अगस्त के बाद सप्लाई बहुत ज़्यादा एंटिल मार्च तक वो खत्म हो जाता है। बात समझे, सप्लाई पिकअप फ्रॉम अगस्त से शुरू होता है और तुम्हारा मार्च एंड तक खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा नहीं ये चीज़। यही चीज़ तुम देखो लगभग 20 साल पहले तो टमाटोस तुम्हारा मई और जुलाई के टाइम में सबसे लग्जरियस आइटम हुआ करता था, यानी कि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है। एंड ज़्यादातर अवेलेबल विंटर और स्प्रिंग मंथ में हो, जो कि अभी भी होता है। विंटर मतलब क्या हुआ, अक्टूबर नवंबर वाला एरिया, समझा। नवंबर रहेगा तो दिसंबर तक असर पड़ेगा उसका, दिसंबर जनवरी तक असर पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना। तो पहले क्या था कि 20 साल पहले टमाटो थ्रू आउट द ईयर नहीं था स्टूडेंट। बात समझे, ग्रोइंग सीजन समझ गए इसका, जून से लेकर अगस्त और अक्टूबर से लेकर नवंबर। अब आगे देखो, तो थैंक्स टू द ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड्स इसको सिरे जाता है। अब इसने क्या किया स्टूडेंट की हाइब्रिड वाला है, हाइब्रिड जानते हो ना, हाइब्रिडाइजेशन करके एक नया ट्रेड क्रिएट किया ताकि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाएगा। वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया, ड्रिप इरीगेशन सबसे भी होता है। प्लास्टिक मल्चिंग जानते हो ना, प्लास्टिक मल्चिंग करके एक प्रॉपर उसको एटमॉस्फेयर देना, ठीक है, और बेटर तरीके से वो होगा। मल्चिंग बताए हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और तो उसके बाद फार्मर्स ने टोमेटो शुरू कर दिया, इनफैक्ट दिसंबर और अप्रैल में भी, देखो जो कि ये नॉर्मल सीजन नहीं है। दिसंबर और अप्रैल तो नॉर्मल सीजन नहीं ना है जी, मगर विथ क्रिएटिंग सर्टन कंडीशन दिसंबर और अप्रैल में भी शुरू हो गया। और कब तक बिकते हैं बाबू, अगस्त तक। अगस्त के बाद तो मेन सीजन शुरू ही हो जाएगा। तो जो गैप है उस गैप को भर दिया जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है ये चीज़ अच्छे से। मगर ये है कि बाबू जब इतना मेहनत लग रहा है विद स्टैंड करने के लिए, तुम नया नया तरीका उसमें यूज़ कर रहा है, प्लास्टिक मल्चिंग यूज़ कर रहा है ना, अलग अलग सीड यूज़ कर रहा है, नया मेथड शुरू कर, पैसा तो लगेगा क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। तो वही बोला गया है कि हाउएवर द टाइम क्रॉप इटसेल्फ वाज इम्पैक्टेड। अब देखो समर टोमेटोज आर नॉट सपोज टू बी, इसलिए बोला कि जो समर टोमेटोज होगा वो इतना सस्ता नहीं हुआ क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है उसके ऊपर। और अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है स्टूडेंट, ये वाला क्रॉप में भी दिक्कत हो रहा है, पेस्ट अटैक हो जा रहे हैं, डिजीज अटैक हो रहे हैं। और देखो ना फरवरी में कितना एबनॉर्मल हीट रहता है, देखते हो फरवरी सब में भी हीट रहता है, हीट वगैरह रहता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है क्रैश कर जाएगा मार्च अप्रैल में, समझे। तो ये दिक्कत होता है और हार्वेस्ट नहीं, एक या दो के बाद वो हार्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि ख़राब हो जाता तब तक। जैसे एक बार ले लिए, एक बार फार्म से निकाल लिए, 2 बार निकाल लिए, तीसरा बार तो ख़त्म ही होगा, सड़ गया वो, पेस्ट अटैक हो गया वहाँ पे। जैसे एक बार ग्रोइंग हार्वेस्ट किया आता है ना जी, उसका अलग होता है, उसका प्लगिंग होता है, टमाटोज को हाँ अलग से तोड़ा जाता है ना, उसको तोड़ के अलग किया जाता है। एक बार कर ले, 2 बार कर ले, फिर तीसरा बार नहीं कर पाओगे, क्यों? तब तक पेस्ट अटैक हो चुका है। आर यू गेटिंग मी? तो देखो अब जाहिर सी बात है, तुम कितना उम्मीद कर रहा था और तुमको 2 प्लग में मान लो 50 यूनिट मिला, तुम 250 या 300 यूनिट का तुम कोशिश कर रहा था, तो इतना तो गैप रह गया, जाहिर सी बात है वो महंगा हो जाएगा। और अभी जो नॉर्मल सीजन आएगा वो तो अगस्त में आएगा। तो चलो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से तो बहुत फायदा हुआ कि गैप भर रहा था, मगर वो जो गैप भर रहा था उसमें भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अटैक हो रहा है। अब पेस्ट अटैक हो रहा है, एक तो क्लाइमेट का ही अपना एक्सट्रीमिटी। तो बात समझ में आ रहा है आखिर क्या ये फंडामेंटल तुमको बता रहा है कि आखिर टमाटो का दिक्कत क्यों है कंट्री में। अब कोई बोल देगा कि सप्लाई डिमांड वो है, तो भाई मेन फंडामेंटल ये रीजन सब है। बात समझ में आया ना। और दूसरी बात है कि टमाटो पेरिसेबल है, या लंबा समय तक के लिए चलेगा नहीं, सड़ जाएगा वो, ठीक है। उसको स्टोर नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। पोटैटोज और ऑनियंस तो लंबा समय के लिए चल जाता है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, ठीक है हम सरप्लस टमाटोज को हम पेस्ट बना सकते हैं, दूसरा आइटम बना सकते हैं, मगर सबसे बड़ा निर्भर करता है कि लोग सब कितना स्वीकार करेंगे। इंडियन कल्चर में बाबू टमाटर चाहिए चटनी पीसने के लिए, खुद चटनी पीसेंगे, मत दूसरा चटनी हम नहीं खाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, टमाटो सॉस आता है तो कितना घर में टमाटो सॉस खाया जाता है, जरा बताना। नॉर्थ इंडिया में तो टमाटो सॉस बहुत कम ही चलता है घर घर में, बाहर भले वो चाउमीन में खाएगा वो दूसरा काम ही है, मगर घर में बहुत कम रहेगा क्योंकि वो कल्चर नहीं है हमारा। मैगी खाएंगे मगर टमाटो सॉस डालेंगे नहीं डालेंगे वो दूसरा विषय है। तो अभी भी घर घर में कल्चर नहीं है बाबू। हाँ, मैं चटनी पीस के जरूर खाएगा, तुम चटनी पीस के जरूर खाएगा। तो इट इज़ अ कल्चर ऑफ पीपल ना। बहुत कम ही घर में देखोगे जहाँ पे तुमको टमाटो सॉस दिखेगा, होता है घर में, ऐसा मैं डिनाई नहीं करता हूँ, ठीक है ना, मगर अधिकतर घर में नहीं होता है, समझे ना, सस्ता। तो ऐसे वही कल्चर अब हर घर में ही स्वीकार कर दे, समझ रहे हो ना, तो तुमको टेंशन ही नहीं है। जो सड़ जाएगा बनाओ उसको तेजी से टमाटो सॉस,
है ना, बैठे हुए एकदम पेट बुला के खाने के लिए, है कि नहीं बताओ तो। पहले एक आता था किसान जाम, कितना मजा आता था खाने में उसमें। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि सरकार ने कोशिश नहीं किया, सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया था, समझे, 2018 में। बट ऑथर कह रहे हैं कि 5 साल हो गया इसलिए फेल कर गया, कुछ काम का नहीं है ये मिशन। तो सेंटर ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया था। ऑपरेशन ग्रीन का मतलब है कि बच्चे लोग ये जो टॉप प्रोडक्ट है ये पूरा थ्रू आउट द 24/7 रहना चाहिए मार्केट में, इसलिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया था, जहाँ पे 50% सब्सिडी देने का बात था स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए। यानी कि कहीं पे कोई स्टोर कर रहा है, कोई मर्चेंट है ना, फार्मर्स, तो 50% सरकार ऊपर सब्सिडी देगी स्टोर करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पे लाया जा रहा है तो 50% सरकार ऊपर से देगी। मगर ये बाबू धरा का धरा रह गया, उतना कुछ नहीं हुआ। बाद में तो सरकार ने ये भी बोला कि चलो ऑपरेशन ग्रीन केवल वेजिटेबल्स के लिए नहीं, फ्रूट्स के लिए भी और बाकी वेजिटेबल्स के लिए भी। बट देखो ये फेल हो गया। बात समझे, ऑपरेशन ग्रीन चलाने के लिए बोला कि FPO बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे, ठीक है, कोऑपरेटिव वाला चीज़ इसमें भी लाएंगे। तो उस समय तो लग रहा था, एक्सपर्ट लोग बता रहे कि पक्का ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशनल जो इनएफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी लॉजिस्टिक वाला कमी है कंट्री में, तो ऑपरेशन ग्रीन से वो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा हो ना सका, बात समझे, ऐसा हो ना सका। 5 साल हो गया बाबू, ऑपरेशन ग्रीन का कोई बहुत बड़ा हमको आउटकम नहीं दिख रहा है। आगे देखो, मिडल मैन जो बीच का बिचौलिया लोग है खूब मार रहा है पैसा। हाँ, वो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन असिमेट्री पे टिका हुआ, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट कैन स्मूथन द, हाँ, एक्सपोर्ट कैन स्मूथन द प्राइजेस। तो इसमें क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन जो असिमेट्री, इन्फॉर्मेशन असिमेट्री मतलब कहाँ पे कितना हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पता नहीं है। हाँ, इसका फायदा उठाता है मिडल मैन, वो सामान जाकर बेच देता है मार्केट में। यदि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ठीक से पता रहता है बच्चे लोग, तो कहाँ पे सामान बिकना है उस हिसाब से स्टेट रेगुलेट कर लेती ठीक से। तो वही चीज़ बताएगा कि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन की, कितना आउटपुट हो रहा है, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है। बताओ अभी का युग आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी वाला है। हाँ, ड्रोन इमेज ले सकते हो, इसरो निकाला नहीं, एटलास निकाला था ना पूरा देखने के लिए, तो फिर कर क्या रहा है। टमाटो का भी देखो फार्मिंग कितना हो रहा है। तो अब जब ड्रोन इमेजनरी हो सकता है, सैटेलाइट से आप इमेज ले सकते हो, तो इसमें भी तो आप लागू कर ही सकते थे। इससे जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री है उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाता। मिडल मैन को इसी यही चीज़ का फायदा मिलता है। इसलिए पॉलिसी मेकर जो हमारे स्टेट है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है इस चीज़ के लिए। टमाटो ग्रोवर्स, बताओ टमाटो ग्रोवर्स को फायदा ही नहीं मिलता है। जो रियल जो फार्मर है उसको कितना कम मिलता है, जो रिटेलर है जो बेचता है, जो मिडल मैन है वो ज़्यादा तो वही कमा रहा है। ठीक है, अब तुम खुद देखो कि इंडिया पूरा वर्ल्ड में केवल 2% ही ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है टमाटोस को, जबकि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट टमाटो प्रोड्यूसर है, और 2% केवल। देखो बासमती चावल पे कितना अच्छा है, चावल हमारा 35% का बास्केट है वर्ल्ड ट्रेड, और वर्ल्ड में भी हम सेकेंड नंबर पे आते हैं आफ्टर चाइना। तो उस हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है हमारा राइस में, मगर टमाटो में कम क्यों है, बात समझे। तो इसलिए यदि टमाटो को भी ज़्यादा हम वो करते, प्रमोट करते एक्सपोर्ट के लिए, तो शायद थोड़ा सा स्थिति और ठीक हो जाता। देखो इसलिए स्टूडेंट क्या चाहिए हमें, बेटर स्टोरेज सिस्टम, प्रोसेसिंग, ढंग से प्रोसेसिंग हो, यानी फूड प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ये सब होता तो और बेटर हो सकता था, समझे। और इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है तो जो मिडल मैन को जो फ़ायदा हो रहा है वो कम हो जाता है, और पॉलिसी मेकर सही से डिसीजन ले पाते कि टमाटो सस करना क्या है, समझे। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, हाँ, फॉरवर्ड मार्केट भी वही फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। फार्मर के साथ एक कोई बड़ा मर्चेंट क्लास आया, कोई बड़ा कॉर्पोरेट आया, वो बोला कि तुम्हारा हम सब खरीद लेंगे, पहले से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, समझे। तो इस हिसाब से उसका सिक्योर हो जाता है, उसका सामान खराब नहीं होता, उसको फेंकना नहीं पड़ता। हाँ बताए थे ना, रिस्की होता है बहुत सारा, तो कॉन्टैक्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे फार्मर जो टिके हुए हैं टमाटोस के ऊपर, है ना, ओवर रिलाइड है, कम से कम उसको पैसा मिल पाता टाइम पे। जब पैसा मिल, देखो पहले ही बोले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, या पहले उससे पहले भी बहुत बार बोले हैं। और पहले वाला जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म आया था तो उसमें एक था ना कि स्टोरेज व्यवस्था क्रिएट करेगा दुनिया भर का चीज़, तो ये तभी हो सकता है जब प्राइवेट प्लेयर को आप खोलोगे अच्छे से। यहाँ पे आप खोल नहीं रहे हो, इसीलिए किसान आंदोलन भी हुआ था। तो एक सलूशन ये हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर को आगे खड़ा करना, ताकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सके फार्मर्स और प्राइवेट प्लेयर के बीच में, समझ गए स्टूडेंट। और इससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री वो भी खत्म हो जाएगा। प्राइस, देखो प्राइस वॉलेटिलिटी होता है तो फार्मर्स को, ऐसा नहीं कि फार्मर्स को खूब फायदा हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे फार्मर को कोई फायदा नहीं है, मिडल मैन और रिटेलर ही मारता है, चाहे वो दाम महंगा हो चाहे दाम कम हो, ज़्यादातर उसी को फायदा हो रहा होता है। स्टूडेंट बात समझो, खत्म कर दिए, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो,
GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ये हिंदू पेपर में आया था 1 जुलाई को। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अच्छा थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस एडिटोरियल। देखो स्टूडेंट, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है वर्ल्ड के शेयर में? 17%, और चाइना 17%, दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 35% हो जाएगा। और सेम 17-18% तुम्हारा अफ्रीका भी है, ठीक है, तो अफ्रीका भी है। तो अब बात समझ लो, 3 कंट्री, एक अफ्रीकन कंटिनेंट और इंडिया और चाइना मिलेगा तो लगभग वर्ल्ड का 50% तो आबादी यहाँ पे भरा हुआ है। और आने वाले समय में जो 2050 तक जो ग्रोथ करेगा पॉपुलेशन का, उधर आधा जो पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा वो अफ्रीका से ही होगा, क्योंकि अफ्रीका का क्या है, अभी पॉपुलेशन ग्रो होने वाला जगह है वो। उस दिन बताए थे नाइजीरिया किस रेट पे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ देगा आने वाले समय में, याद है ना सभी चीज़। तो जब एक कंट्री पॉपुलेशन में आगे बढ़ रहा है, इस कंट्री के पास मिनरल रिसोर्सेस इतना ज़्यादा है, तो सिनर्जी तो करना चाहिए, यानी कॉपरेशन तो करना चाहिए। और देखते हो अफ्रीका क्वेश्चन किस हिसाब से यूपीएससी में पूछा जाता है, समझे। ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि फ्यूचर है, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है कि अफ्रीका कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अफ्रीका एज ए कंटिनेंट लेंगे तो मैं बता चुका हूँ 17% आबादी दुनिया का है, जैसे इंडिया और चाइना का। और आने वाले समय में 2050 में 25% हो जाएगा, क्योंकि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बात समझे। और ये कंट्री ज़्यादातर, ये कंट्री क्या है, अंडर डेवलप कंट्री है। और कुछ कंट्री इसके अंदर तुम्हारा क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, कोमालिया हो गया, ये सब डेवलपिंग है, समझे। ज़्यादातर अंडर डेवलप कंट्री है यहाँ पे। अब देखो इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, ठीक है, ये अपने अपने प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। वहाँ पे इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, मिलिट्री का प्रॉब्लम है, बोको हराम का वो है, अल शबाब है, दुनिया भर का मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ पे, इस्लामिक स्टेट सब है, अपना एथनिक क्लैश होता है, अपना अपना प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी बाबू बहुत सारा कंट्री है, बहुत सारा कंट्री है, और बहुत सारा एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी, पीस एंड प्रोग्रेस वहाँ पे हो रहा है। फिर भी नाइजीरिया बेस्ट एग्जाम्पल, बात समझ गए ना। तो हालांकि वहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे देखते हो ना, वो डीप स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो बना दिए, मिलिट्री बना दी है सूडान में, जो कि हुआ था, है ना। उसके बाद अल शबाब, बोको हराम, अलग अलग तुम्हारा जो अलग अलग तुम्हारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आउटफिट वहाँ पे काम करता है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, कंटिनेंट तुम्हारा अच्छे ओर जा रहा है ताकि वो डेमोक्रेसी, पीस एंड प्रोग्रेस को स्थापित कर सके। आगे देखो स्टूडेंट, देखो अफ्रीका इतना इंपॉर्टेंट है, बात समझो, कि बहुत सारा कंट्री इससे कॉपरेशन कर रहा है। एग्जांपल देखो, चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, टर्की, यूएई, सब तो कोशिश कर रहे हैं अफ्रीका के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा करने के लिए, ताकि मार्केट ले सके। देखो सबसे बड़ा मार्केट होगा 22वीं सेंचुरी का, सबसे बड़ा मार्केट अफ्रीका होगा। पॉपुलेशन जहाँ ग्रो हो रहा है वो सबसे बड़ा मार्केट है स्टूडेंट, बात समझो। हाँ, फ्रांस, जर्मनी आके वहाँ पे माफ़ी मांगा ना, मैक्रोन ने जाके माफ़ी मांगा कि नहीं मांगा? जर्मनी ने भी माफ़ी मांगा। क्यों? अभी उसको माफ़ी मांग रहा, अभी बुद्धि खुल रहा है उसका। उसने जो घटना किया, आप समझ रहे हो ना, आपने जो घटना 400 साल 500 साल पहले जो किया, अभी आपको माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है? माफ़ी इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, कॉपरेट करना है, फ़ायदा होगा, समझे। देखो यहाँ पे मार्केट एसेस के लिए गेन एनर्जी, देखो एनर्जी कितना हो रहा है अफ्रीका इज ऑल अबाउट एनर्जी स्टूडेंट। अफ्रीका एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा मिनरल रिसोर्सेज कितना भरा हुआ है, अफ्रीका तो मिनरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है वर्ल्ड में, समझे। अब दुनिया में मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लोइट हो गया, अब वही बचा हुआ, वो भी और करेंगे। हालांकि उसको भी बहुत किया है, जानते हो ना तुम लोग, चॉपिंग ऑफ द अफ्रीकन। उसके बाद देखो, एंड इट इज़ ऑल्सो व्यू इट इंक्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। देखो वहाँ पे पूरा जितना अफ्रीका को, जैसे देखो ना, पहले शुरू में क्या था, कॉलोनी वाला क्या कॉन्सेप्ट था, जितना कॉलोनी होगा उतना एडवांटेज होगा। तो अफ्रीका में जितना आपका कॉन्टैक्ट होगा, जितना आपका कोऑर्डिनेशन होगा, उतना ही पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंस होगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया। जैसे चाइना देखो ना, चाइना हर जगह, वो ब्राज़ील तक पहुँच गया, अर्जेंटीना तक पहुँचा हुआ। अफ्रीका में उसका बहुत कॉपरेशन है। बात कुछ बुद्धि खुल रहा है तुम लोग का, क्या बोल रहे हैं हम? तो इतना कॉपरेशन करने का मतलब क्या है कि उसका एक हेजीमोनी रहेगा, एक इन्फ्लुएंस रहेगा, बहुत गंदा वाला इन्फ्लुएंस रहेगा। अभी खुद देखो तुम, चाइना देखो कितना आगे निकल गया, छोड़ दो इंडिया बहुत पीछे है, ठीक है। चाइना ने ये पॉलिसी शुरू किया 2000 में। हाँ, अभी देखो अफ्रीका का सबसे बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर बन के चाइना उभरा है। चाइना देखो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के रूप में काम कर रहा है, रिसोर्स प्रोवाइडर है, फाइनेंशियर है, पैसा दे रहा है। आप बताओ, बहुत सारा तुम्हारा वहाँ जो प्रोजेक्ट है वो व्हाइट एलिफेंट हो गया। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है? बना दो, व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट का मतलब बना दो दिया, वहाँ कोई काम का नहीं है प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे श्रीलंका का हमन टोटा हो गया, ट्रैफिक है ही नहीं वहाँ पे, ट्रैफिक नहीं है तो बाद में वो पैसा चुकाएगा नहीं,
अब बाद में वो क्या करता है, वो डेप्ट के रूप में उसी को कन्वर्ट कर लेता है 99 ईयर्स के लिए, हो गया उसका संपत्ति, और संपत्ति हो गया तो वहाँ पर मिलिट्री रख देगा, मिलिट्री रखने के बाद फिर दूसरे कंट्री को घेरेगा वो। स्ट्रैटेजी है चेक बुक डिप्लोमेसी का, चाइना का। समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्या होता है व्हाइट एलिफेंट, बाद में बताना। यहाँ पे देखो उतना टाइम भी नहीं है कि तुम लोग हम समझ सके कुछ ही। देखो यहाँ पे इट हैज इन्वेस्टेड इन मोर, देखो कितना ज़्यादा अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे मनी का हो, मटेरियल्स का हो, या डिप्लोमेटिक टाइज, बहुत सारा देखने को मिलता है। तुम खुद देखो आंकड़ा के हिसाब से 2007 के बाद स्टूडेंट लगभग चाइनीज लीडर 123 बार विजिट कर चुके हैं। ह्यूमंगस 123 बार विजिट करना समझते हो 15-16 साल में, बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट? हाँ, उसमें 251 अफ्रीकन लीडर्स भी तुम्हारा चाइना विजिट कर चुके हैं, क्योंकि पता है कि चाइना इंपॉर्टेंट है। तो देखो चाइना यहाँ पे भी, चाइना का फोड़े तुमको यहाँ पे भी दिखेगा। जिबौती में मिलिट्री बेस है कि नहीं है बताओ, इंडिया का भी और चाइना का भी। तो देखो जब इतना आगे निकल कर इंडिया कर क्या रहा है, जबकि इंडिया का गुडविल तो बहुत अच्छा है, अफ्रीका में तो इंडिया को बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है। एक तो देखो इंडिया कितना मेडिसिन बनाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, जाता है उधर। तो एक तो बहुत अच्छा पार्टनरशिप रहा है, एक तो रिच फंड ऑफ गुडविल, बट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन आर नॉट येट रीच द पोटेंशियल। अच्छा गुडविल है, इंडिया के बारे में लोग अच्छा समझता है, मगर जो ट्रेड, जो व्यापार होना चाहिए था, वो अपने पोटेंशियल से बहुत कम है। बहुत भयानक ट्रेड हो सकता है इंडिया और अफ्रीका का। अफ्रीका मतलब मैं पूरा अफ्रीका का बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, उसमें अलग अलग कंट्री हो सकता है। आगे देखो, तो यहाँ पे ऑथर्स ना हमें कुछ सजेशन देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है पॉलिसी, ये अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठ के ना कुछ विचार, वो लोग विचार अपना आगे डाले, आगे रखे हैं। और वही विचार क्या है कि वही विचार के अनुसार कि हमें अफ्रीका के साथ काम करना चाहिए। और किस तरह अफ्रीका के साथ काम करना चाहिए? पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। हमें भी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टाइज रखने चाहिए। एग्जाम्पल देखो बच्चे लोग, हाँ देखो अफ्रीका फोरम समिट, इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट होता था पहले, समझे ना, और ये कंटिन्यू रहा 2015 तक, और उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया। तो जो ये फाउंडेशन है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये फाउंडेशन बोल रहे हैं कि 2015 तक आप कंटिन्यू किए, फिर आप बीच में ब्रेक कर दिए, उसको फिर कंटिन्यू करिए, इससे एक सिनर्जी अच्छा रहेगा। समझ गए ना? पहले अच्छा खासा हमारा इंडिया अफ्रीका फोरम जो समिट है वो होता था, हाँ साल एक साल में होता था, बट जैसे मोदी जी आए उसके बाद ये ख़त्म कर दिए। तो अब एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है इस पर, नंबर 1 समझे। दूसरा ये है स्टूडेंट कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जानते हो 2002 में बना था ये अफ्रीकन यूनियन। इससे पहले कुछ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था, 1973 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसी का रीनेम किया गया 2002 में अफ्रीकन यूनियन। बात समझो, इसका भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। तो उसके साथ भी समझौता करने की जरूरत, उसके साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, डायलॉग करे, डिप्लोमेसी करे। और देखो ना, इंडिया इस बार प्रेसिडेंसी कर रहा है ना G20 का, तो बेस्ट है। इंडिया जब G20 का प्रेसिडेंसी कर ही रहा है, तो इंडिया बोल ही सकता है कि अफ्रीका को भी एज ए मेंबर घुसाओ इसके अंदर, इससे और अच्छा हो जाएगा, है ना, कि अफ्रीका का भी एंट्री करवाओ, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास एक अलग से सेक्रेटरी होना चाहिए जो कि पूरा अफ्रीकन अफेयर्स पे काम करे और अच्छा प्रोग्राम और पॉलिसी लाए। और समझे, एक अलग से सेक्रेटरी होना चाहिए उसके लिए, डेडिकेटेड सेक्रेटरी, IAS IPS टाइप के लोग सब। ये फर्स्ट हो गया, यानी कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टाइज होना चाहिए अफ्रीका के साथ। समझ गए? फर्स्ट सजेशन। सेकंड सजेशन देखो, डिफेंस एंड, आप बताओ इसके अभी US के साथ कितना हमारा कॉपरेशन हुआ, कितना एग्रीमेंट हुआ? सेमीकंडक्टर में हुआ। हाँ, इजराइल के साथ भी हमारा होता है, जापान के साथ भी होता है, साउथ कोरिया के साथ भी होता है। अरे भाई यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हो आप, एग्रीमेंट कर सकते हो, कॉपरेशन कर सकते हो बहुत सारे फील्ड में। देखो एग्जाम्पल, गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज आपका जो डिफेंस वाला चीज़ है वो आप बहुत सारा इंप्रूव कर सकते हो अफ्रीका में। हाँ, डायलॉग करो डिफेंस इश्यूज़ में। हाँ, इससे आप डिफेंस में आगे बढ़ोगे तो आपका मैरी टाइम कोलैबोरेशन होगा। जितना कोलैबोरेशन अफ्रीका में होगा उतना ही आप चाइना को घेर सकते हो अच्छे से, समझे। और क्रेडिट लाइन ऑफ जो क्रेडिट है तुम्हारा होता है ना स्टूडेंट, क्रेडिट दिया आता है ना, ग्रांट सब पैसा दिया आता है। तो पिछले बार बोला था मैं, अभी तक दिया नहीं है, तो क्रेडिट थोड़ा देता है तो और ज़्यादा बेटर होता। अफ्रीकन जो कंटिनेंट है इंडिया की तरफ आता है, अफ्रीकन मतलब कुछ कंट्री इंडिया की तरफ आता है। अब इसमें देखो, मोर कैन बी डन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग। देखो डिफेंस ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए और दोनों कंट्री के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। हाँ, काउंटर टेररिज्म के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। चलो ठीक है, वो लोग अंडर डेवलप्ड है, हम तो डेवलप्ड है, हम अपना देंगे और हम कमाएंगे। जैसे UPI देखो, UPI में इंडिया कितना आगे है,
वो नया चीज़ देंगे। ऐसे भी हमारा एमुलेट कर ही रहा है, कॉपी कर ही रहा है, हाँ कर ही रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नए नई चीज़ है, देखो ऐसे भी हम नए नए एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए हम कहाँ नहीं एसोसिएट हो रहे हैं, अपने यूएस के साथ हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हम पम्प किए कि नहीं किए, तो अफ्रीका के साथ करने की वजह, क्योंकि अफ्रीका बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पे है, समझो ना, इंडियन ओशन से पूरा घेरा हुआ है। माडागास्कर किसका हिस्सा है? अफ्रीका यूनियन का ही हिस्सा है, बात समझो। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बताओ अभी तक केवल $98 बिलियन का ट्रेड हुआ है। ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों जोड़ के, समझे। बताओ 100 बिलियन भी क्रॉस नहीं किया, कितना कम अमाउंट है ये, समझे ना। तो इसके लिए कहा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड अफ्रीकन ग्रोथ फंड होना चाहिए। अफ्रीकन ग्रोथ फंड होगा स्टूडेंट, तो वहाँ से पैसा यूज़ करके ना हमारे जितने एक्सपोर्टर है उसको बहुत सारा सामान बोलेगा कि एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक्सपोर्ट करेगा तो हमारा एक अच्छा खासा मार्केट क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर भी, अफ्रीका में भी। होप सो समझ में आ गया होगा। तो एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट और इम्प्रूव हो, समझे। आगे देखो, सोशियो कल्चरल कॉपरेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो ना, हमारा ऐसे भी अफ्रीका में बहुत अच्छा गुडविल है, तो यूनिवर्सिटी का अच्छा कोलैबोरेशन हो, थिंक टैंक का, जो पढ़े लिखे आदमी, सिविल सोसाइटी का, मीडिया एसोसिएशन का, ये सब अच्छे से हो। इसके लिए कहा, ऑथर के द्वारा कहा गया कि नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ होना चाहिए, ये सही हो सकता है। हाँ, बच्चे लोग को, जो बच्चे लोग यहाँ इंडिया में पढ़ना चाहते हैं उसको आराम से वीज़ा मिल जाए, जो बच्चे लोग टेम्प्रेरी पीरियड के लिए काम करना चाहते हैं उसको आराम से वीज़ा मिल जाए, ठीक है। तो इंडिया अट्रैक्ट होगा ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हम जाते कि नहीं जाते, उस तरह कम अफ्रीका वाला तो यहाँ कम से कम इंडिया में आए पढ़ने के लिए। हाँ, उसके हिसाब से तो हमारा बड़ा बेस्ट इंस्टीट्यूशन है बाबू। कोई भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन रिलेटिवली ही होता है, ये भी जान लेना। एलियन आएगा, एलियन कल के डेट में आ गया अर्थ पे और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बना दे, और MIT को फेल कर दे तो बाबू MIT फिर 100 में भी नहीं आएगा, ये भी जान लेना। सब रिलेटिव टर्म है डेवलपमेंट, है ना। तो वही बोला, देखो इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन होना चाहिए, समझ गए ना। और देखो अफ्रीकन बच्चे लोग को स्कॉलरशिप दो, और स्कॉलरशिप दो नेल्सन मंडेला के नाम पे, जो अफ्रीकन बड़े बड़े फिगर रहे हैं उनके नाम पे दो, वो लोग को अच्छा भी लगेगा। स्कॉलरशिप दो, इंडिया में पढ़ाओ ये लोग को, वीज़ा दो अफ्रीकन स्टूडेंट्स को, कहो इंडिया में आने के लिए हायर एजुकेशन के लिए, है ना, वर्क के लिए भी वीज़ा सब इशू करो। तो इससे गुडविल और अच्छा मेंटेन होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी मेंटेन होगा, और एट द सेम टाइम आपको ट्रेड पे काम करना होगा, और अलग से डेडिकेटेड फोरम बनाना होगा ताकि दोनों के बीच में और भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे दोनों के बीच में कॉपरेशन हो सके। समझ गए ना, खत्म हो गया स्टूडेंट। आगे देखो 230, तुमको समझ में आ रहा है ना। 239 देखो यहाँ पे, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ये तो है मज़ेदार चीज़ है स्टूडेंट, इसमें थोड़ा कान खोल के सुनना, नहीं बाबू समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें, ठीक है। इसी की वजह से आज डे टू डे करंट अफेयर्स हम वो किए हैं, ड्रॉप किए हैं, ये खतरनाक है ये। आगे देखो क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑफ करेंसी। देखो क्यों नहीं डिस्कस करें, रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा है ना, ईरान के ऊपर सैंक्शन, स्पेशली रसिया के ऊपर। देखो रसिया पे सैंक्शन लगा दोगे तो, पाबंदी लगा दोगे तो पूरा वर्ल्ड को असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ। वहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, वहाँ से वीट प्रोडक्शन होता है, क्या नहीं जाता। रसिया कितना बड़ा बास्केट है वर्ल्ड का, है कि नहीं बताओ। अब देखो वेस्ट लोग कितना दबा के रखा है कि अब एक बैंक, बढ़िया समझो, एक बैंक दूसरे बैंक से यदि ट्रांजेक्शन करना चाहेगा तो वो स्विफ्ट मैकेनिज्म से ही कर सकता है। और स्विफ्ट मैकेनिज्म में पूरी तरीके से वेस्ट का कंट्रोल है। जैसे ये बाबू UPI पेमेंट्स होता है ना, मेरे मोबाइल में पैसा है तो तुम्हारे मोबाइल में दे दिया जा सकता है, किस मैकेनिज्म से, UPI मैकेनिज्म से। उसी तरह स्विफ्ट मैकेनिज्म है, बात समझो, जहाँ एक बैंक दूसरे बैंक को पे करता है इंटरनेशनली। मैं ये स्विफ्ट मैकेनिज्म कौन कंट्रोल करके रखा है, वेस्टर्न कंट्रीज सब, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन पावर बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व है। अब उसने कहा कि स्विफ्ट मैकेनिज्म हम नहीं देंगे। अब इसके अब वो पाबंदी तो लगा है रसिया के ऊपर, रसिया से जो भी कंट्री ट्रेड कर रहा है वो सब इफेक्टेड है। बात समझा। आज सुबह ही तो तुम लोग, आज सुबह ही या फिर कल ही तो बताए थे, हाँ कल बताए थे क्या असर पड़ा है। इंडिया वोकल होके बोला है वो SCO समिट में। तो अब इस बात को समझना होगा, जब वेपनाइजेशन ऑफ, इसको बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ करेंसी, जब वेपनाइजेशन ऑफ करेंसी हो तो जाहिर सी बात है हम दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। तो दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, अपने करेंसी को प्रमोट करना, अपना करेंसी को प्रमोट, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे समझो, एक इंटर डिपार्टमेंट ग्रुप बनाया गया था RBI के द्वारा, उसमें ये बोला गया था कि देखो क्या भारत जो इंडियन रुपी है क्या वो इंटरनेशनल हो सकता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी हो सकता है। तो ये इशू दिया गया था, क्या भारत का करेंसी इंडियन रुपी क्या इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। ये काम था कमेटी का, इस पर अध्ययन करना। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट में क्या क्या आया खुल के। नहीं बन सकते बाबू,
2060 तक बनेंगे, बनना है तो। अभी तो बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते हैं? यदि बनते तो क्या फ़ायदा होता? सब चीज़ समझेंगे यहाँ पे। देखो एक वही, देखो ये रिपोर्ट तब आया है जब रशियन यूक्रेन वार हो रहा है। हाँ जानते हो ना, उसके वही सैंक्शन लगा, वही वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि पूरा स्विफ्ट मैकेनिज्म है तो पूरा वेस्टर्न का ही कंट्रोल है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। सब डॉलर पे ही डिपेंडेंट है। दूसरी बात है कि डॉलर पे डिपेंडेंट हो, तुम तो पैसा नहीं दे सकते हो उसको डायरेक्ट। रशिया को तुम डॉलर में पे कर ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि उसको स्विफ्ट से हटा दिया गया। तो दिक्कत तुम्हारा कंट्री स्विफ्ट में है, रशिया वाला कंट्री बैंक नहीं है स्विफ्ट में, क्या करोगे? वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट खोला तुम दोनों कॉपरेशन करने के लिए। 18 कंट्री से भी तुम सिमिलर अरेंजमेंट लेके आया। मतलब सबसे बड़ी बात है ट्रेड पैरिटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होगा तभी ना होगा जी। अब पता चला रशिया इतना कर रहा है, इंडिया कम कर रहा है, तो क्यों एक्स्ट्रा पैसा लेगा रुपीस? रुपीस और भी तुम्हारा सॉफ्ट करेंसी है, और क्यों? उसके लिए तो कागज हो गया रुपीस। फिर अब यहाँ पे समझो, हाँ बहुत सारे एडवांटेज होंगे इंडिया ऐसा कंट्री के लिए यदि हमारा करेंसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो। क्या क्या एडवांटेज होगा स्टूडेंट? फर्स्ट तो है कि जो रिस्क रहता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का कि करेंसी डिवैल्यू हो जाएगा, सॉरी डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो वो रिस्क नहीं रहेगा। यदि हमारा करेंसी इंटरनेशनल करेंसी हो जाए तो कहीं पे भी भाव स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे देखो डॉलर को, डॉलर निकालो कहीं पे भी स्वीकार कर लिया जाए, तो उस हिसाब से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं होगा, है ना, अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का। नंबर 1। दूसरा क्या है, जो इतना यूएस डॉलर पे तुम डिमांड है कि यूएस डॉलर इंडिया में आएगा, एफडीआई आएगा, एफपी आएगा, तो यूएस डॉलर आना चाहिए, ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। फिर क्यों? अभी डॉलर के हिसाब से ही आपका करेंसी स्ट्रेंथन है। डॉलर आपका कंट्री पे चला गया तो आपका करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगा, है ना। अभी देखो ना कितना है, 83 है कि नहीं है? $1 = 83 रुपीज़। अब कल के दिन में तुम्हारा डॉलर बहुत निकल गया भारत से, तो हो सकता है 100 रुपया हो जाए, तो ये तो करेंसी डिप्रिशिएट करके आएगा पूरी तरीके से। तो ये जो ओवर डिपेंडेंस है यूएस डॉलर पे खत्म हो जाएगा यदि हमारा करेंसी इंटरनेशनल होता है तो। तीसरा देखो, जो हम दुनिया भर का फॉरेक्स में रखे हैं ना, डॉलर में दुनिया भर का रखे, अभी कम कर रहे हैं, अभी गोल्ड रख रहे हैं ना हम लोग BIS में और लंदन बैंक में। तो ये क्या है कि आने वाले समय में हम डॉलर में जो अलग से रिजर्व रख रहे हैं वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर हमारा करेंसी खुद ही इंटरनेशनल है, तो डॉलर में रखने की क्या जरूरत है, हम इनफैक्ट अपना रुपये में रखेंगे। चौथा देखो, जो रिस्क है कि हमारा कंट्री से कैपिटल मार्केट से कैपिटल वही स्टॉक मार्केट से कैपिटल निकल जाता है, तो रातों रात पैसा गिर जाता है ना बच्चे लोग, करेंसी डिप्रिशिएट हो जाता है। स्टॉक मार्केट से कैपिटल फ्लाइट हो गया, रातों रात पैसा निकल गया। देखो अब जो फेडरल रिजर्व है वहाँ का, उसने थोड़ा सा भी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज किया था, असर पड़ेगा ना इंडिया पे। वो अलग बात है कि अभी के टाइम में तुम्हारा म्यूचुअल फंड सब है वो थोड़ा इज्जत बचा लेता है, बट पहले के टाइम में तो ये नहीं था। और भी बहुत सारा जगह पे मान लो ना कि डॉलर तुम्हारा कंट्री से निकल गया, एक सिंपल देखो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसमें हम क्या बोले, 2.5 लाख डॉलर तक आप बाहर खर्च कर सकते हो। क्यों? उसमें भी इसलिए लगाम लगाया गया कि नहीं तो फिर बाहर जाएगा इंडियंस लोग, ज़्यादा पैसा खर्च कर देगा तो ये डॉलर निकल जाएगा यहाँ से। तो यानी कि हमारा जो कंट्री में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, करंट अकाउंट फुल कन्वर्टेबल है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जानते हो ना तुम लोग, कई बार बता चुके हैं। तो कैपिटल अकाउंट तुम्हारा फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, यही कारण है कि तुम्हारा रेमिटेंस स्कीम भी लिबरलाइज है, पूरी तरीके से ओपन नहीं है वो। थोड़ा बहुत समझ में आया तुम लोग को? समझना पड़ेगा बाबू, दिमाग थोड़ा रखो क्लास में, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ये चीज़। आगे देखो यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी। देखो क्या होता है, क्या मीनिंग होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी का मतलब? इसका मतलब होता है करेंसी जो रिजर्व करेंसी कहीं पे भी फुल कन्वर्टेबल हो जाए। 100 रुपया तो 100 रुपये का वैल्यू, समझे, कहीं पे भी आसानी से स्वीकार कर लिया जाए और सफिशिएंट क्वांटिटीज में आपके पास हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी। समझे? लोकल देखो फ्री मूवमेंट ऑफ लोकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट इनटू फॉरेन एसेट, यानी कि हमारा पैसा बाहर गया, वहाँ कुछ सामान खरीद लिए, समझे, यहाँ उधर का पैसा आया, सामान खरीद लिए, यदि इंटरनेशनल करेंसी है तो। एंड वाइस वर्सा, ये पॉसिबल हो सकता है, वो आया डॉलर, डॉलर से रुपी आया, रुपी फिर उधर बाहर गया, इधर, मतलब जो डॉलर के साथ हो सकता है वो रुपी के भी साथ हो जाए। जैसे हम रुपी लेके जा रहे हैं, हमको रुपी भजाना नहीं है बाबू, रुपी से हम ये घर खरीद लेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ऑफ करेंसी, और एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे बैठा हुआ है एक्सेप्ट करने के लिए। तो वाई डज इंडिया नॉट अलाउ, इंडिया क्यों नहीं अलाउ करता है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? बच्चे लोग आप देखो, तुम लोग को थोड़ा दिमाग इधर दिमाग खोल के सब समझना होगा। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट याद करो 4 फैक्टर होता है। करंट अकाउंट में क्या क्या था? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, नंबर 1 है ना, प्राइमरी इनकम जो चला जाता है, सुनो अच्छे से। तीसरा क्या है? सेकेंडरी इनकम जो फॉरेन रेमिटेंस आता है, और थर्ड क्या था तुम्हारा? सर्विस जो हम लेके आते हैं, सर्विस हमारा, सर्विस में हम पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम निगेटिव में है, ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस में अच्छा है, ठीक है, और उसमें क्या है चौथा? प्राइमरी इनकम में निगेटिव में, बहुत कम निगेटिव में, टोटल करोगे तो हम डिफिसिट में, करंट अकाउंट डिफिसिट में है।
हाँ वो भी कल बता ही दिए थे, 2 से लेके 2.5% ऑफ जीडीपी। कुछ भी समझ में आ रहा है? अब कैपिटल अकाउंट चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है बताओ? एफडीआई, एफपीआई, ठीक है ना, हाँ हाँ एसडीआर है, वेरी गुड, एसडीआर है, और तुम्हारा एनआरआई अकाउंट सब है। सही बात है ना? यानी कि हम अपना करेंसी को, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि देखो अब तो कैपिटल अकाउंट का मतलब दूसरा कैपिटल क्रिएट करना, इसको दूसरे से नहीं समझ सकते, कैपिटल क्रिएट करना। तो हम क्या करते हैं कि करंट अकाउंट जितना भी पैसा है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ट्रेड है, सर्विस है, ये सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। मगर करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, नहीं तो बाहर से पैसा आएगा पूरा लग जाएगा हमारा ज़मीन उमीन खरीद लेगा। अभी भी हमारा एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता है बाहर का लोग सब। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी भी हमारा कैपिटल अकाउंट फुल कन्वर्टेबल नहीं है, और ये खोलते भी तो बहुत सोच समझ खोल रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखो, लेवलाइज रेमिटेंस स्कीम के हिसाब से हमारा एक भारतीय $2.5 लाख तक खर्च कर सकता है प्रत्येक साल। सही बात है ना? उससे ज़्यादा क्यों नहीं? उससे ज़्यादा करेगा तो पैसा चला जाएगा यहाँ से, वो भी तुम्हारा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। बात समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या है, क्यों नहीं? इसका डर है कि कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा। अब भारत का जो डॉलर है वो निकल के चला जाएगा बाहर, तो इस चीज़ का डर, अब भारत से डॉलर निकल के चला जाएगा, करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगा आपको। इसलिए स्टूडेंट हम लोग फुल कैपिटल अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हैं। बात समझे? पूरा नहीं देते कि जाओ जितना भी खर्च करना है नहीं कर सकते, या फिर उसको भी नहीं बोलते कि जितना भी आना है इन्वेस्ट कर लो। इसलिए बोलते हैं ना कि एफडीआई 74% खोला गया, इंश्योरेंस में 100% कहाँ खोला गया? तो हर सेक्टर को हम 100% नहीं खोलते हैं, देख देख के खोल रहे होते हैं। ये इसलिए इसका सबसे पीछे रीजन क्या है कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है हमारा। समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो यहाँ पे देखो, तो मेन क्या है कि डर है कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा। अब आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होगा इंडिया से, इसका मतलब क्या हुआ? नुकसान होगा, हमारा करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगा स्टूडेंट। दूसरा क्या है? एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। अब एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी मतलब क्या? करेंसी हमारा वही करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगा। एक तो देखो हमारा करेंट अकाउंट डिफिसिट थोड़ा सा कुछ मंथ के लिए जानते हो सरप्लस में हुआ था, और दूसरी बात है कि कभी कभी तो कैपिटल अकाउंट भी डिफिसिट हो जाता है। जब हमारा कंट्री का ये स्थिति है कि करेंट अकाउंट भी डिफिसिट में है और कैपिटल अकाउंट भी डिफिसिट होता है, ऐसा करेंसी को तुम यदि तुम बना दोगे, ऐसा कंट्री का करेंसी को तुम इंटरनेशनल बना दो, तो तुम्हारा खुद नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा खुद नुकसान हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए था? करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए था, कैपिटल अकाउंट सरप्लस होना चाहिए था, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए था, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए था, तब जाकर तुम बना सकते हो, जो कि हार्ड टू अचीव है अभी। बात समझ में आ रहा ना? आगे देखो स्टूडेंट, अब मैं तुमको कहानी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि इंडिया ने प्रयास नहीं किए, नॉस्ट्रो भोस्ट्रो अकाउंट तो अभी का चीज़ है। इंडिया ने 1950 में भी कोशिश किया था। देखो हमारा इंडियन रुपीज़ ना लीगल टेंडर था बाबू बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में, वहाँ पे चलता था हमारा। तो एग्जांपल देखो 1950s में इंडियन रुपी लीगल टेंडर चलता था बढ़िया से। अरे देखो यूएई में चल रहा था, कुवैत में, बहराम में, ओमान में, कतार में, ठीक है, बढ़िया से इशू कर रहा था ये लोग, समझे। देखो गल्फ मोनार्कीज परचेसिंग रुपीज़ विद द बॉर्ड, देखो पाउंड स्टर्लिंग के साथ बहुत अच्छे से एक्सचेंज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, पाउंड के साथ बढ़िया से हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है वहाँ पे। फिर देखो क्या हुआ 1959 में, है ना, कुछ चैलेंजेस आए वही गोल्ड स्मगलिंग के लिए, तो इसलिए आरबीआई ने थोड़ा सा एक्ट किया, हाँ एक अमेंडमेंट किया अपने एक्ट में और अपने उसमें, ठीक है, एक एक्ट लाया गया। उसके हिसाब से क्या गल्फ रुपी बना दिया गया, एक करेंसी बना दिया गया। हाँ, जो तुम्हारा वो करेंसी केवल तुम्हारा वेस्ट एशियन रीजन में ही किया जाए, क्योंकि वो इंडियन रुपी से क्या स्मगलिंग वगैरह हो रहा था, तो उस को कंट्रोल करने के लिए एक डेडिकेटेड करेंसी बनाया जो गल्फ रुपीज़ कहलाएगा स्टूडेंट, जो कि गल्फ में ही यूज़ होगा। इंडियन रुपी नहीं है, गल्फ रुपीज़ इंडिया का है, वहाँ पे यूज़ होगा। पहले इंडियन रुपीज़ वाला नहीं, उसको रिप्लेस करके हाँ इंडिया में प्रिंट होके जाता था। मगर क्या हुआ 1966 में, देखो क्या हुआ कि इसको लगा कि भाई ये तो एक इंडिया तो अपना करेंसी डिवैल्यू कर दिया, जब करेंसी डिवैल्यू करेगा तो उस पर असर पड़ेगा। तो ये लोगों को लगा गलत प्रैक्टिस कर रहा है, डिवैल्यूएशन जानते हो ना, गलत चीज़ है। डिवैल्यूएशन करोगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, जैसे चाइना अपना करेंसी को डिवैल्यू करता है, देखते हो ना, ट्रेड वार हो जाता है। तो जब इंडिया ने अपना करेंसी को डिवैल्यू किया, करेंसी घटाया, करेंसी क्यों घटाया था? एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो इसलिए। देखो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे गल्फ एशियन कंट्रीज़ ने क्या किया, ये गल्फ रुपये को हटा के अपना करेंसी को रिप्लेस कर दिया, बोला कि अब नहीं चलेगा, हटाओ इसको यहाँ से। तो आपका फॉल्टी एटीट्यूड था, आपका फॉल्टी पॉलिसी था, नहीं तो बढ़िया चल रहा था इतना साल से। बात समझ गए ना? तो उसके बाद देखो फ्लैगिंग कॉन्फिडेंस इन इंडियन रुपीज़। आप देखो इसके बाद देखो क्या प्रॉब्लम है। इंडियन रुपी स्टेबिलिटी कंबाइंड विद एन ऑयल रेवेन्यू लिंक्ड बूम स्लोली लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉवरेन करेंसी इन दिस रीजन। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे भी वो कंट्री पे हम बहुत डिपेंडेंट है, वो कंट्री ऑयल से बहुत रीच है कि नहीं है, उल्टा हम लोग बहुत ट्रेड करने लगे, तो बाद में उसका अपना ही करेंसी वो ग्लोरीफाई कर दिया।
होगा ही। और उसके बाद जानते हो तुम 1970s का जो टाइम है जहाँ पे डॉलर यानी कि यूएस से और सऊदी अरब के बीच में कितना बड़ा डील हुआ था, और उसके बाद ही ना इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर हुआ है। डॉलर जो मैसिव लेवल पे गया है वो 1970s के बाद गया है स्टूडेंट, याद है ना, कहानी कई बार मैं बता चुका हूँ। तो देखो दूसरी बात ये है कि नोटबंदी हुआ बिना पूछे हुए, तो जो हमारा करेंसी जो अवेलेबल था नेपाल में, भूटान में, तो उसके पास तो बहुत करेंसी होगा नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी। अब हमारा गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगा नवंबर के बाद या जो भी डेट था, तब तो वो लोग बोलेगा कि भाई तुम्हारा करेंसी रखने का फायदा क्या हुआ हमको, फिर तो डरेगा, नेबर्स भी, छोटे छोटे कंट्री भी डरेगा। तो इस तरह का जो हवाजात डिसीजन था कि अचानक खाली बाउंड्री में थोड़ी है, कहाँ कहाँ नेपाल में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, बांग्लादेश में यूज़ हो रहा है करेंसी, सब करेंसी, सब कंट्री कॉन्फिडेंस लूज कर गया कि भाई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। देखो जैसे सिक्योरिटी चाहिए होता है पैसा रुपया में, एकदम श्योर कन्फर्म पॉलिसी होनी चाहिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो क्या क्या रिसेंट स्टेप्स लिया गया इंडिया की तरफ से। ठीक है, देखो अपना करेंसी को इंटरनेशनल बनाने के लिए इंडिया ने कुछ कुछ स्टेप्स लिया। देखो मसाला बॉन्ड को इश्यू करना है ना, जानते हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के लिए मसाला बॉन्ड करो, पैसा वहाँ से रुपये में लाओ और करो इधर, ठीक है ना, इधर कर लो। दूसरा क्या था, देखो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट खोले कि नहीं खोले, है ना, रसा के साथ खोले, फिर उसके बाद तुम्हारा सिमिलर और भी कंट्रीज़ के साथ खोलने का प्रयास था। उसका देखो 18 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट वाला ही व्यवस्था लाए। मगर सबसे बड़ी बात है बाबू वही ट्रेड पैरिटी का। ठीक है, देखो बट देखो लिमिटेड आउटकम्स आया है। क्या आउटकम्स आया, देखो वही चीज़ जो हम बोले थे कि देखो इंडिया अभी भी ऑयल खरीदता है, मगर कितना खरीदेगा, $14 बिलियन का तो तुम्हारा सरप्लस है, रुपये सरप्लस हो गया रसिया के पास। देखो स्टूडेंट समझो $45 बिलियन का ट्रेड हुआ दोनों के बीच में, ठीक है, वो भी हाँ हुआ है। उसमें इंडिया बस एक्सपोर्ट कितना किया, 3 बिलियन किया, और वो लोग कितना एक्सपोर्ट किया, वो लोग 45 किया, तो 40 to 41 का तो वो सरप्लस में रह गया। वो क्या करेगा इंडियन रुपीज़ को रख के, इसलिए इंडिया दूसरे तरीके से उसको पैसा दे रहा है, दुबई से पैसा भेज रहा है, चाइनीज़ पैसा भेज रहा है, इसलिए दिक्कत है स्टूडेंट। ठीक है, तो वही चीज़ है, सब बताया गया है। तो देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंटरनेशनल डिमांड, क्योंकि हमारा जो करेंसी है इंडियन रुपीज़ है उसको इंटरनेशनली उतना स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे देखो, अब तुम देखो चाइना कैसे इस चीज़ को प्राप्त किया है। चाइना देखो कितना चालाक है। अभी चाइना देखो पूरा इंटरनेशनल मार्केट में चाइना का वैल्यू 3% है इंटरनेशनल करेंसी में स्वीकार, समझ गए ना, लगभग 2.88 वही 3% है। मगर चाइना जर्नी कैसे शुरू किया, देखो 2004 से पहले रिनमिनबी तो चाइना से बाहर यूज़ ही नहीं होता था। वही युआन जो है, युआन जो बोलते हैं, ऑफिशियल नेम क्या है, रिनमिनबी तो कहीं यूज़ ही नहीं होता था। अभी देखो ना उसमें आ गया ना, IMF के बास्केट में है रिनमिनबी। तो फिर तो सोचो कैसे किया है चाइना। कहने का मतलब कि 2004 से पहले चाइना का जो करेंसी था रिनमिनबी, चाइना से बाहर कहीं यूज़ ही नहीं होता था, नंबर 1। मगर 2007 में कुछ हुआ है, डीम सुंग बॉन्ड और ऑफशोर रिनमिनबी डीम सुंग बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है बाबू बॉन्ड मार्केट क्रिएट कर दिया है लोग, समझे, और हांगकांग से ये सब बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया, अलाउ कर दिया। तो हांगकांग एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बाबू जगह है वो, समझे, तो उसका प्रचार होने लगा उस करेंसी का। सही बात है कि नहीं है, इतना बड़ा बॉन्ड तुम इतना इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से तुम इशू कर रहा है तो तुम्हारा अपने आप प्रचार हो जाएगा। देखो दुबई में कुछ भी फोटो आ जाता है तो कितना बड़ा प्रचार हो जाता है वर्ल्ड में, समझ रहे हो ना। अब दूसरा देखो, तभी तो हम भी गिफ्ट सिटी में ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। अब उसके बाद देखो 2008 के बाद क्या हुआ कि चाइना और एक कदम आगे गया। हाँ, उसने क्या किया कि रिनमिनबी को ट्रेड फाइनेंस के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया, ट्रेड में, जैसे अभी हम वोस्ट्रो नोस्ट्रो कर रहे हैं, वो ट्रेड में इन्वेस्टमेंट और भी बहुत सारा रिजर्व करेंसी के रूप में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। देखो बढ़िया बात है ना। ट्रेड फाइनेंस का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स में काम आ सके, जस्ट लाइक डॉलर, तो वो भी अपना करेंसी को प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनली, समझे, आफ्टर 2008। अब देखो चाइना एक ही बार नहीं किया है, चाइना आस्ते आस्ते फेस्ड मैनर में किया है। एग्जांपल समझो, फर्स्ट इसने क्या किया कि रिनमिनबी को आउटसाइड चाइना यूज़ करना सिखाया, ठीक है, और उसमें देखो क्या नहीं है, इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन लाइक FDI है ना, आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें भी रिनमिनबी को प्रमोट किया है। 2009 में देखो चाइना ने स्वैप एग्रीमेंट किया था, ठीक है, तो डिफरेंट करेंसी के साथ। स्वैप करेंसी जानते हो, इंडिया और जापान के बीच में है, कुछ कमी हो जाएगा डॉलर मिलेगा हमें, डॉलर हम ब्रीच कर लेंगे, उसको कमी होगा तो हम डॉलर दे देंगे, दैट इज स्वैप एग्रीमेंट। तो ये बहुत सारे कंट्री के बीच में स्वैप एग्रीमेंट किया है, जैसे एग्जांपल देखो ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, तो देख रहे हो ना, यहाँ पे भी वो रिनमिनबी प्रमोट हो जाएगा। दूसरी बात है कि इसका जो सेंट्रल बैंक है, ऑफशोर क्लियरिंग बैंक, देखो ऑफशोर का मतलब क्या है, बाहर का जो बैंक है उसके साथ व्यवस्था करना, हाँ, उसके साथ एक वो करना, ताकि रिनमिनबी तुम्हारा डेब्ट सिक्योरिटी में भी उतारा जा सके। जो एक्सट्रेट है ना बाबू, एक्सेस जो बाहर के, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में एक कोई बैंक है ऑफशोर मतलब वहाँ अमेरिका में है, उसमें रिनमिनबी है। अब रिनमिनबी बोला कि वहाँ से बॉन्ड मार्केट इशू कर रहा है,
डेब्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या है? डेब्ट सिक्योरिटी का एग्जाम्पल क्या होता है? बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड उठा तो आपका ऐसे फेमस हो जाएगा, करेंसी आपका क्या होगा? फेमस हो गया दूसरे कंट्री में भी, ऑफशोर मार्केट में। संघाई फ्री ट्रेड जोन देखो लॉन्च किया गया 2013 में, तो उसमें देखो और अच्छा हुआ कि ट्रेडिंग होना शुरू हो गया नॉन रेसिडेंट ऑनशोर और ऑफशोर अकाउंट्स के बीच में, तो यहाँ से रिन्यूएबल भी और फेमस हो गया। समझ गए ना? ऑनशोर मतलब उसका अपना और ऑफशोर मतलब यूनाइटेड स्टेट, बीच में हो रहा है ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो देखो ये सब के वजह से रिन्यूएबल का जो शेयर है इंटरनेशनल रिजर्व में वो लगभग 3% रीच हो गया। तो बात समझे कैसे चाइना फेज वाइज किया है बच्चे लोग? चाइना अचानक नहीं किया, आराम से किया है। आगे देखो तो कुछ रिफॉर्म्स बताया गया कि ये सब करेंगे तो हो जाएगा हमारा भी। देखो दूसरी बात है कि रुपी देखो कन्वर्टेबल फुल कन्वर्टेबल तो 2060 तक ही होगा, अभी तो नहीं होने वाला है, समझे? क्योंकि अभी तो हम जो कैपिटल अकाउंट है उसको फुल कन्वर्टेबल तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी भी डॉलर पर ही डिपेंडेंट है, नंबर 1। समझ गए ना? आरबीआई को और ज़्यादा रुपी बॉन्ड मार्केट पे काम करना होगा। रुपी बॉन्ड मार्केट देखो एक तो ऐसे ही हमारे कंट्री में बॉन्ड मार्केट जानते हो स्थिति बहुत खराब है, प्राइवेट प्लेसमेंट 55 से लेकर 60% है। बताए थे ना क्लास में प्राइवेट प्लेसमेंट, जानते हो ना? ज़्यादातर हमारा कौन इशू करता है? बॉन्ड इशू करने वाले कॉर्पोरेट होते हैं, खरीदने वाले भी कॉर्पोरेट सभी होते हैं या बैंक सब होते हैं। कॉमन आदमी तुम्हारे और मेरे साथ में नहीं खरीदता है। तो एक तो बॉन्ड मार्केट आपको डिपेंड करना होगा, बात समझे? वहाँ पे देखो और कोशिश करना है कि रुपी में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो। जैसे देखो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करो श्रीलंका के साथ, ताकि हमारा इंडियन रुपीज़ भी वहाँ पे काम आ सके श्रीलंका में। हाँ, डॉलर पे उतना डिपेंडेंट होने की जरूरत ना हो। टैक्स इंसेंटिव दो फॉरेन बिजनेस को, ताकि हमारा करेंसी ज़्यादा यूज़ हो बाहर, बात समझे? यदि अलग दो कि यदि इंडियन करेंसी बाहर यूज़ हो रहा है तब तुमको कम टैक्स लगेगा, इस तरह कुछ। तो यहाँ पे देखो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को साथ आना चाहिए करेंसी मैनेजमेंट स्टेबिलिटी के लिए, समझा? और प्रिडिक्टेबल हो, जैसे नोटबंदी कर दिए, प्रिडिक्टेबल स्टेप तो नहीं था ये, तो इस तरह का अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बात समझे? और यहाँ पे देखो बोला गया कि यस ए स्टार्ट कुड बी मेड टू पुश फॉर मेकिंग द रुपी एन ऑफिशियल करेंसी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम क्या करें, अपना कोशिश करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना इस करेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दे। और देखो एक तारापुर कमेटी रिकमेंडेशन आया था 1997 और तुम्हारा 2006 में। तारापुर रिकमेंडेशन क्या है? इसमें कहा गया था कि यदि आप करेंसी को इंटरनेशनल करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको फिस्कल डिफिसिट 3.5% से नीचे रखना होगा, ठीक है? आपको इन्फ्लेशन 3 to 5% के बीच में रखना होगा, एनपीएस का जो प्रॉब्लम है 5% से कम रखना होगा। देखो सब में हम मैच कर रहे हैं, इन्फ्लेशन में थोड़ा मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी सब डेटा अभी अवेलेबल है, देख रहे हो ना? हमारा फिस्कल डिफिसिट देखो 2.5 है ना, तो 3% से नीचे हो गया, बहुत क्लोज है। कायदे से हमारा 1% होना चाहिए था, बात समझे? कैपिटल अकाउंट उसमें भी डिफिसिट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझो बात को। दूसरी बात इन्फ्लेशन, अब बताओ इन्फ्लेशन तुम समझो, इन्फ्लेशन 6% है, 5-6% है, इसमें क्या कितना बोला गया? 3 to 5% होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। और दूसरी बात देखो एनपीएस तो हम बताएं 3.9% है, तो कहने का मतलब ये बाउंड्री टच कर रहा है, बहुत नीचे होना चाहिए एक्चुअली तारापुर रिकमेंडेशन के हिसाब से, यदि करेंसी को आगे बढ़ाना है तो। आगे देखो गवर्नमेंट का रोड मैप क्या होना चाहिए स्टूडेंट की? यस इंडियन बिजनेस है ना अच्छे से हो, हमारा रुपी लिक्विडिटी बढ़े, अब्रॉड जाए, हमारा इन्वेस्टमेंट हो, है ना? इससे इंडियन सिटीजन को बेनिफिट होगा, सरकार को भी बेनिफिट होगा। और हाँ रुपी कन्वर्टिबिलिटी यदि होता है तो बेटर है, और हम बिल्कुल उसके लिए हम करेंसी मैनेजमेंट पॉलिसी हमारा जो भी होना चाहिए वो बहुत प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, समझे? कोई भी तरह का चेंजेस लाना चाहते हैं, रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट पे काम करते हैं तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। होप्स तो समझ में आ गया होगा, ये 12 खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना? बहुत जटिल था, समझने वाला चीज़ था स्टूडेंट, समझ गए तो समझ गए। आगे देखो लास्ट देखो 240 जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये 4 जुलाई को आया था स्टूडेंट। यहाँ पे समझो मैं बता चुका हूँ ये बहुत सारा चीज़ तुमको अंदर का। देखो 58 सेशन हुआ है, ठीक है ना? इसका सब्सिडरी बॉडी, अब ये सब्सिडरी बॉडी किसका है बाबू? यूएनएफसीसी का सब्सिडरी बॉडी है। यूएनएफसीसी जानते हो ना? हाँ, जो मेन है तुम्हारा क्लाइमेट चेंज के लिए जो बहुत बड़ा संस्था है, ठीक है? जो बनाया गया था तुम्हारा 1992 में रियो समिट में, यू नो दैट। हाँ, तो अब बात समझो, ये जो हाल फिलहाल में जो जर्मनी में हुआ था COP 28 या 27 जो हुआ था, उसमें एक तुम्हारा सब्सिडरी बॉडी ने कुछ दिया है, ठीक है? हाँ, वो 5 से लेकर 15 जून तक जो हुआ था उसमें कुछ प्रिपेयर किया है। अब देखो ये क्या किया है सब्सिडरी, देखो ये पूरा नाम बताता हूँ, सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस एंड सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसका समझो, ये जो सब्सिडरी बॉडी है इसका काम है कि यूएनएफसीसी को इनपुट देना, यहाँ पे समझो इनपुट देना, ताकि जो मेन सेशन हो, अभी दिसंबर में मेन सेशन होगा ना, COP 28 या COP 29 होगा, COP 28 होगा दिसंबर में, तो COP 28 में जो भी डिसीजन दिया है ऊपर से, जो भी एडवाइस दिया है सब्सिडरी बॉडी, वो चीज़ को रखा जा सके वहाँ पे।
ये टेक्निकल टीम है, समझे, ये रिपोर्ट बनाता है और वही रिपोर्ट डिस्कस किया जाता है कब, जब तुम्हारा मेन सेशन होता है, कॉप का जब मीटिंग होता है तब की बात है। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मुद्दा उठाया है, देखो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, जैसे ग्लोबल स्टॉक टेक। अब ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब क्या है, देखो सब कंट्री ने एनडीसी अपनाया था ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने ही बोला था कि 33% कम कर देंगे पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से, 24-25 बोला, बाद में फिर बढ़ा के 33% बोला, है ना। हमारा फॉरेस्ट कवर 33% होगा, हम कार्बन सिंक इतना डेवलप करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल वाला चीज़ खत्म करेंगे, दुनिया भर का एनडीसी लिए थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, याद है जी। एनडीसी इतना कमिटमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेकर कमिटमेंट जो था, समझा। तुम लोग का ऐसा दिमाग है, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब उस पर कितना काम हुआ उसको चेक करना, दैट इज योर ग्लोबल स्टॉक टेक। ठीक है, ये कंट्री लेकर तो बहुत कुछ बोला कि हम इतना करेंगे भाई कितना किया तुम, उस पर चेक होगा। ठीक है, एडाप्टेशन में कितना, देखो अभी देखो पेरिस में ये हुआ कि नहीं हुआ, कल फ्रांस में बताए थे ना। हाँ, बेलारूस का जो प्रेसिडेंट था, हो गया मैटर, एडाप्टेशन के ऊपर कितना काम हुआ। जस्ट ट्रांजिशन कितना हुआ, जस्ट ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। जब नॉन रिन्यूएबल से फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल की तरफ जाओगे तो बेरोजगार हो जाएगा लोग सब, जब बेरोजगार हो जाए कैसे उसको अडेप्ट करवाया जाए एम्प्लॉयमेंट में, दैट्स कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन। बात समझे, लॉस एंड डैमेज और मिटिगेशन हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन है ना, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में हमेशा से। चलो मिटिगेशन ठीक है, एडेप्टेशन तो हमेशा से रहा है। $100 बिलियन का बात किए थे कोपेनहेगन में, अभी तक तुम दिए नहीं हो। बात समझ में आ रहा है कुछ भी। तो देखो, तो COP28 में इस सब चीज़ को, सभी चीज़ को रखा जाएगा एकदम क्लियरली, और वहाँ पे देखा जाएगा कि ये कंट्री सब कितना काम किया अभी तक आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब तुम खुद देखो कि जो हुआ था COP28 जो होने वाला है दुबई में, समझे ना, वहाँ पे ये सब चीज़ रखा जाएगा, वही फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक रखा जाएगा। और ये चीज़ देखो, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें आर्टिकल में दिया गया कि यू हैव टू रिव्यू, और उसी हिसाब से रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। हाँ, जो 2015 में हुआ था और अभी 2023 होगा, तो उसमें रिव्यू सिस्टम था कि कितना कितना हुआ है उसको रिव्यू करवाने के लिए। तो जो पेरिस का एग्रीमेंट है उसी आर्टिकल के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से नहीं काम कर रहे हैं। इसमें देखो क्या है, अब तुम खुद फिगर को जूम करो बच्चे लोग, फिगर को जूम करो, समझो इसको। अभी देखो टोटल 53.4 है ना, वो तुम्हारा क्या है, बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। ठीक है, इतना एमिट होता है वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में पर ईयर कितना होता है, 53.4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। देखो हम क्या करते हैं बच्चे लोग, पॉल्यूशन को हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट में, बताए थे ना कई बार क्लास में। यदि आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है टेम्परेचर को, तो उसके लिए 2030 तक आपको 30 यूनिट करना होगा, यानी कि 30 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट करना होगा। कहाँ से, 53 से। और यदि आप 2 डिग्री तक ले जाना चाहते हैं क्लाइमेट को, यदि 2 डिग्री तक, क्योंकि जानते हो ना प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से पेरिस में क्या बोला गया था, 1.5 और ज़्यादा 2 डिग्री सेल्सियस। ये याद है तुमको? हाँ, ये याद होना चाहिए इतना, नहीं तो कहाँ समझ में आएगा ये चीज़। तो अब 1.5 ले जाने के लिए 30 पहुँचना पड़ेगा। बट 2 यदि 2 रखना चाहते हो तो आप 38 तक कर सकते हो एमिट, मगर देखो बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा तुमको। तो इस कदम में कितना काम हुआ, इस डायरेक्शन में कितना काम हो रहा है, 2023 तो हो गया। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो अब बात समझो। हाँ ठीक है, अभी समझो इस बात को। तो अब आगे देखो, द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेक इज टू एसेस कलेक्टिव प्रोग्रेस, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल जो शपथ लिया था पेरिस एग्रीमेंट में, इस पर कितना कितना काम हुआ। एग्जांपल समझो, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन कितना हुआ, कंट्री ने कितना किया, रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाया है ये लोग, कितना रेजिलियंट है वो कंट्री सब। ठीक है, कितना फाइनेंस है इसके पास ताकि क्लाइमेट क्राइसिस आए तो कैसे डील कर सकता है, समझे, और आउटकम जो है तो कैसे इस पर फिर प्लान ऑफ एक्शन है कंट्री का, ये सभी चीज़। तो देखो ये सभी चीज़ आर्टिकल 4.5 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से है। और यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस का भी बताया गया है कि डेवलप कंट्री से उम्मीद किया जा रहा है कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को देगा। और बच्चे लोग ये नया चीज़ नहीं है, कोपेनहेगन 2009 में ही दिया गया था कि पर ईयर $100 बिलियन देना है बाई 2020 तक कम से कम, तो अभी तक नहीं दिया है, इसलिए जानते हो क्राइसिस हो गया था, कल भी बताए थे। अब आगे देखो, तो बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, अब ये जो अभी जस्ट जो हुआ है, अब उसमें एक चीज़ आया कि एक सिग्नल गया कि बोन कॉन्फ्रेंस की डेवलपिंग कंट्री को भी काम करना होगा, एम्बिशियस टारगेट रखना होगा एमिशन रिडक्शन के लिए। जो इतना ज़्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस प्रोड्यूस हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री भी बहुत अच्छा से काम करे। ठीक है, ये बात रखा गया क्योंकि टेम्परेचर को लिमिट करना है। अभी जस्ट बोले 38 तक ले जाना है,
30 तक ले जाना है, तो बिना डेवलपिंग कंट्री का हो सकता है स्टूडेंट? क्या नहीं हो सकता ये चीज़। हाउएवर सबसे बड़ा सवाल है क्लाइमेट फाइनेंस, कौन करेगा? हम जानते कब से दिक्कत है, हमेशा डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर हम बात होता है। चलो मिटिगेशन के लिए ठीक है, ज़्यादातर पैसा मिटिगेशन के लिए जा रहा है। व्हाट अबाउट द एडाप्टेशन? एडाप्टेशन को पैसा देना नहीं जाता है। आगे देखो, आगे देखो, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, वहाँ पे इंडिया देखो जस्ट ट्रांजिशन पाथवे आया था। जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तुम नॉन रिन्यूएबल फजल फ्यूल वाला इंडस्ट्री है, उससे तुम ट्रांजिशन होकर तुम रिन्यूएबल में जाएगा, तुम विंड एनर्जी में जाएगा, तुम सोलर एनर्जी में जाएगा, तो इसका तो बेरोजगार हो जाएगा। इसको कैसे स्किल डेवलप करवाएं, कैसे ट्रांजिशन करें? दैट इज कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन पाथवे। और इंडिया बताओ, इंडिया ने अपना रखा है गोल, COP27 में इंडिया ने रखा है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इसमें इंडिया ने बताया कि यस हमें पैसा चाहिए होगा जस्ट ट्रांजिशन के लिए। ऐसे हम रातों रात हम इतना थर्मल पावर प्लांट रातों रात बंद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्मूथ ट्रांजिशन के लिए आई रिक्वायर मनी, हमें पैसा चाहिए उसके लिए। बात समझे? एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के लिए, तभी जाके हम ये जीरो नेट, जानते हो जीरो नेट किए थे कि नहीं किए थे? नेट जीरो की 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। याद करो, पंचामृत का एक हिस्सा था ये, पंचामृत 5 प्रण लिए थे ना हम लोग, बिल्कुल। कहाँ पे लिए थे? ग्लासगो में लिए थे। हाँ, अब यहाँ पे देखो डस्ट ट्रांजिशन का मतलब वही है कि ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे होना चाहिए स्टूडेंट, ताकि फेयर और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। अब ऐसा ना हो कि थर्मल पावर प्लांट से तुम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो तो सब आदमी बेरोजगार हो गया, तो कहाँ इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो नहीं मान सकते हम लोग। तो फेयर एंड जस्टिसेबल होना चाहिए, समझे? और इंडिया ने ये भी कहा कि हम डस्ट ट्रांजिशन होने के लिए हमको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, उसके लिए हमको फाइनेंस चाहिए, समझे? और ये सभी मुद्दा को COP28 में रखा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया का जो विजन है जस्ट ट्रांजिशन को लेकर, उस बात को सुना जाएगा COP28 में भी। और देखो पेरिस एग्रीमेंट में जो बॉटम डाउन अप्रोच था, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर जाएगा बात। नीचे से ऊपर का मतलब क्या है कि कंट्री को सुना जाएगा, नीचे वाला कंट्री को, हर कंट्री को सुना जाएगा, ये नहीं कि ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। जैसे पंचायती राज सिस्टम क्या है? बॉटम टू अप अप्रोच। तो पेरिस एग्रीमेंट भी ये बॉटम टू अप अप्रोच है कि कंट्री लोग यदि इस तरह का सुझाव आए तो उस चीज़ को माना जाएगा। देखो अच्छी बात है कि COP28 में इंडिया का बात रखा जाएगा ये चीज़। और अभी जस्ट बताए थे ना, सब्सिडी ग्रुप का बहुत सारा है कि क्या हुआ, एडेप्टेशन पे क्या हुआ, मिटिगेशन पे क्या हुआ, लॉस एंड डैमेज पे क्या हुआ, सभी मुद्दा को रखा जाएगा अलॉन्ग विद इंडियाज डिमांड ऑल्सो। बात समझे? आगे देखो, तो वही इसमें बताया गया कि अच्छी बात है कि पेरिस एग्रीमेंट का बात बॉटम अप अप्रोच है स्टूडेंट। हाँ, ये पेरिस एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे कंट्री आएंगे इस हिसाब से। और सबका क्या कोशिश है? सबका कोशिश यही है कि किसी तरह मदरलैंड को बचाना है, समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो जस्ट ट्रांजिशन, देखो जस्ट ट्रांजिशन का तुम्हारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसमें भी मिल जाएगा उसका बात, और ILO का गाइडलाइंस उसके साथ भी कोइंसाइड कर जाएगा। तो जस्ट ट्रांजिशन कोई नया चीज़ नहीं है, जो भी इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन है वहाँ से भी मैच करता है। तो इसलिए बहुत ही वैलिड है कि COP28 में उसी मुद्दा को रखा जाए, समझ गए ना? मतलब बिगेस्ट बट सबसे बड़ा इशू तो क्या है कि कोपेनहेगन इतना आ गया, अभी तक तो 100 बिलियन दिया नहीं है। इसके लिए बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है वो भी वो किया था, है ना, ब्रिजस्टोन इनिशिएटिव स्टार्ट किया उसने, कल बताए थे। तो इतना तो आसान नहीं होगा $100 बिलियन का राशि आना। तो देखो देयर इज अ नीड टू, इसलिए अब वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा फाइनेंसर है कि नहीं वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कितना थर्मल पावर प्लांट को प्रोजेक्ट किया है, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबल तो वो भी है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो भाई कुछ सही काम करो, अब तुम सही पैसा जगाओ, एडेप्टेशन के लिए दो, मिटिगेशन के लिए दो, ताकि आदमी जो है ना, जो नेगेटिव प्रॉब्लम से जूझ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, उस चीज़ पे काम करे, है ना, एडेप्टेशन में काम करे, मिटिगेशन में काम करे, बड़ा तुम्हारा विंड वाला काम करे, विंड के ऊपर काम करे, थर्मल पावर तुम्हारा सोलर प्लांट के ऊपर काम करे। ये सभी चीज़ वर्ल्ड बैंक को भी यहाँ पे आके वो गैप को भरना होगा। और हमने कल देखा है कि STR देगा ना, जापान सब भी देगा ना STR सब, दैट्स इट, खत्म कर दिए स्टूडेंट।